असम की रैली में राहुल गांधी ने चाय बागानों के मजदूरों को कम मिलने वाली मजदूरी के साथ साथ गुजरात के कारोबारियों का मुद्दा उठा दिया, जिस पर गुजरात के सीएम विजय रूपानी भड़क गए। चाय पर चुनावी उबाल, राहुल के बयान पर बवाल। चाय का बहाना, राहुल का निशाना। रूपाणी ने बताया गुजरात के कारोबारियों का अपमान। असम के शिवसागर रैली में चाय के मजदूरों को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उससे 3000 किलोमीटर दूर बैठे गुजरात के सीएम विजय रूपाणी गर्मा गए। साथ ही चाय पर असम से लेकर गुजरात तक की राजनीति भी गर्म हो गई। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। चाय के मजदूर अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिलता है, इसमें ये जो है ना हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे। अब आप पूछोगे अरे भैया, अगर आप 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा? मैं बता देता हूं, गुजरात के व्यापारी से। यही बात गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को नागवार गुजरी और उन्होंने राहुल के बयान को गुजरातियों का अपमान बता दिया। राहुल गांधी के बयान से गुजरात के कारोबारियों के लिए उनकी और कांग्रेस पार्टी की नफरत झलकती है। गुजरात इस नफरत को स्वीकार नहीं करेगा। गुजरात का हर नागरिक कांग्रेस को इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और ये कांग्रेस पार्टी हर रोज टी वर्कर के जेब में डालेगी। असम के मजदूरों को रोजाना 167 रुपए की जगह 365 रुपए देने के वादे और गुजरात के कारोबारियों पर निशाने का ताल्लुक न तो सिर्फ मजदूरों से है और न ही गुजरात के कारोबारियों से, बल्कि इसका गढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ता है। पश्चिम बंगाल और असम में इसी साल विधानसभा चुनाव है, जिसमें चाय बागानों का मुद्दा अहम होता है। असम की 126 में से 35 और पश्चिम बंगाल की 15-16 सीटों पर चाय बागान के मजदूर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीद्वारपुर और उत्तरी दिनाजपुर इलाके में चाय बागान से जुड़ा मुद्दा अहम माना जाता है। राहुल का बयान भले ही असम और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर हो, लेकिन रूपाणी ने इसमें गुजरात के कारोबारियों का मुद्दा चुनकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए केतली चढ़ा दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी असम की रैली में चाय के जरिए भारत की पहचान पर चोट का आरोप लगा चुके हैं। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि चाय के मुद्दे को हर पार्टी अपने लिहाज से लगातार गर्व करने में जुटी हुई है। एक तरफ राहुल की कोशिश 5 साल बाद असम में वापसी की है, तो वहीं गुजरात में रूपाणी 2017 में कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस पर अभी से बढ़त बनाने में जुट गए हैं। और अब जान लीजिए किसान आंदोलन पर अपडेट, जिसका आज है 82वां दिन। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर में किसान संगठन लगातार आंदोलन जारी किए हुए हैं। आंदोलन की सफलता और असफलता के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने इन बॉर्डर्स के करीब रहने वाले आम लोगों की समस्या को जाना? क्या किसी ने इन आम लोगों की परेशानी को समझा? एबीपी न्यूज ने समझा। दिल्ली के बॉर्डर सील हैं। देश की राजधानी में हरियाणा और यूपी से आने वालों के लिए सीधा और आम रास्ता बंद है। लेकिन सवाल आखिर कब तक दिल्ली के बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सिंघू गांव पहुंची। सिंघू गांव उस बॉर्डर के करीब बसा है जो पिछले 2.5 महीने से आंदोलन का मुख्यालय है, जहां किसान आंदोलन की दिशा दशा तय होती है, भविष्य के प्लान और रूपरेखा तैयार होती है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने सिंघू गांव के युवाओं से बात की। ये है मनोज सिंह। इस युवा की परेशानी सुनिए।
मनोज जो बोल रहे हैं वो इस हाईवे से सटे गांव के हर शख्स की समस्या है। मुश्किल ही है, आने जाने की समस्या है। कोई चीज़ खरीदारी करने के लिए हमें पहले 5 मिनट का सफ़र रहता था, अभी 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। आने जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि नहीं यहाँ जाएं कि नहीं जाएं वहाँ पे। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका ने साथ ही युवाओं से भी बात की। उन्होंने जो कहा वो हर किसी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि जिस सिंघू बॉर्डर में आंदोलन की सफलता की बात कही जा रही है, जो आंदोलन करीब 2.5 महीने से चल रहा है, उसके करीब रह रहे लोगों को कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 घंटा के आसपास हम लोग पैदल चल रहे हैं। यानी कि पहली बैरिकेड से, जो पहली बैरिकेड है अभी कुछ दिन हुए हैं उसको लगे हुए, उसके अलावा क्या आपको दिक्कत पहले पेश आती थी? पहले नहीं आती थी, अपना 26 जनवरी के बाद से सब ज़्यादा समस्या आ रही है। अब तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। जहाँ हम लोग 10 मिनट में चले जाते थे पैदल भी, लेकिन अब वो ऑटो भी नहीं मिल रहा, ना ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था है, पैदल ही चलना पड़ रहा है हर जगह। पुलिस की व्यवस्था और किसान आंदोलन की वजह से किसान और सरकार के बीच बातचीत ठप पड़ी है। दोनों तरफ से कई बार कहा जा रहा है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन वार्ता के लिए कोई पहले हाथ आगे बढ़ाने को तैयार नहीं। लेकिन आंदोलन के बीच आई ये तस्वीरें भी कई सवाल खड़े करती हैं। क्या आम लोगों की परेशानी की सुध लेने वाला कोई नहीं है? कब खुलेंगे बॉर्डर, इसका जवाब वाकई किसी के पास नहीं है। आंदोलन कर रहे किसानों के सबसे बड़े नेताओं या कहिए सबसे बड़े चेहरों में से एक राकेश टिकैत की माने तो किसान आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ है। लगातार आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कह रहे टिकैत ने आखिर ऐसा क्यों कहा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली पहुंच गए मोदी जी, दिल्ली पहुंच गए मोदी जी, दिल्ली आ गए आप गया। सारे नियम, सारे रेगुलेशंस, सबको धराशायी किया गया। 26 जनवरी की हिंसा की ये तस्वीरें जब भी सामने आती हैं, आंखों पर नमी छा जाती है। कैसे तिरंगे का अपमान हुआ था, दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचा था। किसान आंदोलन पर भी इसकी आंच आई। लाल किला हिंसा के बाद किसान नेताओं को भी आंदोलन खत्म होने का डर सता रहा था। इसका खुलासा किसान आंदोलन का चेहरा बने राकेश टिकैत ने किया है। टिकैत ने क्या कहा वो सुनिए। कुछ नहीं बचा था, कुछ भी सब निपटा दिया था उस दिन। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी मानो कि लोग फिर जुड़े, क्योंकि एक विश्वास, एक आस्था, एक सम्मान हमारे 40 के 40 लोगों में आम जनता का था, और वहां से ही उससे फिर उठ गए। आंदोलन के पुनर्जन्म की बात कर रहे टिकैत ने इस मुद्दे को सिख अस्मिता से जोड़ दिया है कि एक धार्मिक झंडा लाल किले के ऊपर लगवा के और पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। मतलब ऐसी नफरत फैला दी थी कि भाई ये सरदार तो बहुत खराब कौम है, और उसके साथ में कहने लगे ये किसान भी खराब है, कहने लगे तो देश का गद्दारी है ये सारे के सारे। सीधा पगड़ी पे हमला करा था। हरियाणा के करनाल में टिकैत ने सरकार को लेकर भी अपनी बात रखी। टिकैत ने कहा कि उनकी तरफ से कानून वापसी का नारा तो लगा, गद्दी वापसी का नहीं। इस जवान और किसान ने ये कहा है कि बिल वापसी कर लो, अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने नहीं लगाया अभी गद्दी वापसी का। सरकार आप ही बनाओ, आप ही चलाओ, जो करना है करो, आप हमारे काम करते रहो। हम जो भी सरकारें आएंगी वो किसी भी पार्टी की सरकार स्टेट में हो या सेंटर में हो, हम उसी सरकार से बात करते हैं पॉलिसी पे। किसान की प्रायोरिटी हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। वैसे आपको याद दिला दे कि ये वही टिकैत है जिनके आंसुओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को नई दिशा दे दी। पश्चिमी यूपी से आने वाले टिकैत अब हरियाणा में लगातार महापंचायत कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही, आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा? कब सरकार और किसान फिर से एक मंच पर बैठेंगे और संवाद के जरिए इस समस्या का समाधान करेंगे? दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या हुई, लेकिन अब हत्या पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर झगड़े की आड़ में हमला कर रहे हैं। रिंकू शर्मा की हत्या पर राजनीति अभी शांत होती नहीं दिख रही। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रिंकू शर्मा के घर वालों से मिलने पहुंचे, सांत्वना दी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीड़ित घर वालों से नहीं मिलने पर निशाना साधा। कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार कर दिया कि लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं कि उन्मादी भीड़ के द्वारा ऐसी घटनाएं हो रही हैं,
और ऐसी घटनाओं में खास तौर से जो टारगेट हो रहे हैं वो एक विशेष समुदाय के लोग हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को इसमें पता नहीं क्यों कैसी भूमिका निभा रहे हैं। मैं हैरान हूं। जो भी इंसानियत को समझता है वो आकर के परिवार को ढाढ़स बंधा रहा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अभी तक नहीं आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत जहरीला संकेत है। आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी रिंकू शर्मा जी के परिजनों से मिलने, उनके परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं गए? अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कहाँ हैं? अभी तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं वहां गए रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों से मिलने, उनके परिजनों से मिलने? राघव चड्ढा ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का ठीकरा भी गृह मंत्रालय के ही सिर फोड़ दिया। वो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली की कानून व्यवस्था संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे सीधे तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्री जी के अधीन आती है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर या और किसी व्यक्ति के अधीन नहीं आती, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राज्य में तो हिंदू सुरक्षित ही नहीं है। आपके राज्य में, आपके कानून व्यवस्था में, आपकी दिल्ली पुलिस के अधीन आने वाली इस शहर में अगर इस प्रकार से हत्याएं होंगी तो लोग आपसे सवाल भी पूछेंगे। और जय श्री राम का नारा अगर भारत देश में, दिल्ली में बुलंद नहीं होगा तो कहां बुलंद होगा? बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि बीजेपी ने रिंकू शर्मा के परिवार वालों की मदद के लिए 77 लाख रुपए जुटा लिए हैं। इस पर भी आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से सहायता राशि को लेकर सवाल पूछ लिया। दर्द है मेरा कि अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन हम सब पूरी ताकत से खड़े हैं। हमारी पार्टी ने भी यहाँ इनको एक 5 लाख रुपए का त्वरित सहायता किया। हमारे सांसद हंसराज हंस जी और हमारे अध्यक्ष आए थे। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ तुरंत आए। कि कब भारत सरकार रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा करेगी? 6 सवालों की शक्ल में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे पर भी सवाल खड़े किए। क्या ये शोभा देता है कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी बंगाल में चुनाव प्रचार करें दिल्ली छोड़कर, और दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं घटें? ये हमारा दूसरा और अहम सवाल है। उधर रिंकू शर्मा हत्याकांड में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, बीजेपी सांसद हंसराज हंस, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के करीब हरियाणा के सोनीपत में बीती रात फिर भूकंप ने लोगों को डरा दिया। बीती रात 1:30 बजे सोनीपत में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता 2.7 रिक्टर स्केल पर मापी गई थी और भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप से जानमाल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह दिल्ली एनसीआर में 3 दिन के अंदर दूसरी बार भूकंप आया है, उससे चिंता जरूर बढ़ सकती है लोगों की। दिल्ली एनसीआर भूकंप के सेस्मिक जोन 4 में आता है, जो बेहद संवेदनशील माना जाता है। और पिछले 3 दिनों के अंदर ये दूसरा भूकंप का झटका महसूस किया गया। आपको बता दें, सोनीपत में बीती रात 1:30 बजे के आसपास भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 2.7 मापी गई और केंद्र इसका जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं, लेकिन 3 दिन पहले भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया था, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब बात करते हैं एमपी के मुरैना की, जहां शनि की 7.5 से बचने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विशेष पूजा कराई। सफेद कुर्ता पैजामा और सफेद मास्क लगाए ये हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और ग्वालियर राजघराने के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी कुंडली में एंट्री मारी है शनि ने। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की माने तो शनि की 7.5 बड़े बड़े खिलाड़ियों का खेल बिगाड़ देती है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया शनि की शरण में पहुंच गए हैं। हाथ जोड़कर पूजा की और शनि से शांत रहने की प्रार्थना की। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो खबर चर्चा में है।
भगवान का आशीर्वाद, धर्म में आस्था, उसी के साथ मेहनत मशक्क़त से ही जीवन सफल हो पाता है। और जब इन्हीं भावनाओं का संगम होता है तो राष्ट्र भी नक्षत्र की तरह उभरने की क्षमता रखता है। हालांकि सिंधिया ने इसे एक सामान्य पूजा बताया, लेकिन सिंधिया परिवार के राजपुरोहित ने बताया असल बात शनि और 7.5 की है। महाराज को 7.5 शुरू हो गई है। शनि महाराज का जन्मस्थ शनि है, इसके लिए महाराज पूजा करने आए। षोडशोपचार पूजा हुई है। आपको बता दें, कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया अक्सर कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं। ऐसे में देखना यह है कि क्या इस शनि पूजा से सिंधिया अपने विरोधियों को साथ पाएंगे या नहीं। मंच पर भाषण के दौरान गुजरात के सीएम विजय रूपाणी अचानक सरकार की योजनाएं गिनवाते गिनवाते बेहोश क्यों हो गए, देखिए। लव जिहाद नो कायदो लाव्या छिए। मौका था गुजरात में महानगर पालिका चुनाव का, जहां वडोदरा के निजामपुर में सीएम विजय रूपाणी मंच पर भाषण दे रहे थे। रूपाणी विपक्ष पर निशाना साध रहे थे, सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे थे, लेकिन भाषण देते देते रूपाणी अचानक मंच पर गिर पड़े। विकास की प्राथमिक शरत नवी जैसे ही विजय रूपाणी मंच पर गिरे, कुछ वक्त के लिए सबकी सांसें थम गई। सबके मन में एक ही डर था, कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। मंच पर अफरा तफरी मच गई। स्टेज पर ही रूपाणी को फर्स्ट एड दिया गया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। रूपाणी को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनके सभी तरह के टेस्ट किए। फिलहाल उनकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन एहतियातन उन्हें 24 घंटे के लिए निगरानी में रखा गया है। He is okay, he is stable, his condition is okay. All the report, including ECG, echo, CT scan, and other reports are normal. There is nothing to worry. Just for observation, will be kept in the hospital. दरअसल गुजरात में 21 फरवरी को स्थानीय निकाय चुनाव और 28 फरवरी को तहसील जिला पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए सीएम विजय रूपाणी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे थे। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको महंगाई को लेकर बड़ा झटका और लग सकता है। लगातार 7वें दिन देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 16 पैसे महंगा होकर 88 रुपए 99 पैसे लीटर हो गया है, जबकि डीजल 29 पैसे महंगा होकर 79 रुपए 35 पैसे लीटर पहुंच गया है। मुंबई में 25 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 95 रुपए 46 पैसे लीटर हो गया है। 30 पैसे की बढ़त के साथ डीजल 86 रुपए 34 पैसे लीटर मुंबई में पहुंच गया है। याद दिला दें आपको, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल डीजल में लगातार आग लगी हुई है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक आज का ताजा हाल डीजल और पेट्रोल को लेकर हमने आपके सामने रख दिया है। हफ्ते का पहला दिन है, बहुत संभव है कि आप अपनी गाड़ी को टैंक फुल कराने के लिए जब पेट्रोल पंप पर जाएं तो बढ़ी हुई कीमतों के साथ आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। नमस्ते भारत पे एक खबर विस्तार से आपके सामने रख देते हैं। गुजरात में इस महीने के अंत तक स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए नई तरकीब निकाली है। क्या है वो नई तरकीब, इस खबर में जानें। अक्सर आपने मोटू पतलू नाम के दोनों कैरेक्टर को कार्टून चैनल पर देखा होगा, लेकिन अब इन दोनों की एंट्री गुजरात के स्थानीय चुनाव में भी हो गई है। कभी सड़कों पर डांस, तो कभी प्रत्याशियों के घर जाकर बच्चों के साथ मस्ती। इन दिनों गुजरात के राजकोट की सड़कों पर कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। बीजेपी के कई नेता इन दिनों चुनाव प्रचार में जनता को साधने के लिए एंटरटेनमेंट का तड़का लगा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार का ये तरीका लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। नेता लोग आ रहे, सब ऐसे रैली अच्छी तरह से हो रही है। इस साल का चुनाव भी बहुत बढ़िया होगा। हाँ, वो भी
एक एंटरटेनमेंट के रूप का एक किरदार था। गुजरात में 21 फरवरी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे। 2 दिन बाद यानी 23 फरवरी को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि 28 फरवरी को तहसील पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव होंगे और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने इस बार राजकोट में महानगर पालिका की 72 सीटों में से 60 सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतारा है। केवल 12 पुराने प्रत्याशियों को फिर से मौका दिया गया है। ऐसे में ये प्रत्याशी नए तरीकों से लोगों को लुभाने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये पैंतरा कितना कारगर साबित होता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।